के 3 राज्यों में 4 ठिकानों पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जयपुर, जोधपुर, प्रयागराज और इंदौर में इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की कार्रवाई देखने को मिली। सभी कार्यालय, सभी भवनों पर आयकर विभाग की टीम पहुंची हुई है। जयपुर आयकर विभाग की टीम, ये बताई जा रही है, राजस्थान के सभी कार्यालय में एक साथ ये कार्रवाई हो रही है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, रेड के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये उत्कर्ष कोचिंग संस्था है जहां पर आईटी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। उत्कर्ष कोचिंग पर संस्था पर आपको बताएं कि आयकर विभाग ने बहुत बड़ी रेड मारी। 3 राज्यों में 4 ठिकानों पर यह एक्शन हुआ है। जयपुर, जोधपुर, प्रयागराज और इंदौर में इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सभी कार्यालय, सभी भवनों पर आयकर विभाग की यानी कि आईटी की टीम पहुंची हुई है। जयपुर आयकर विभाग की ये टीम बताई जा रही है। सभी राजस्थान के जो कार्यालय हैं एक साथ वहां पर कार्रवाई का सिलसिला अभी भी चल रहा है। उत्कर्ष कोचिंग इस वक्त सवालों के घेरे में है। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, अब तक आईटी की रेड में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, बात करें तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि देश भर में जो है उत्कर्ष संस्थान के जितने भी कार्यालय हैं वहां पर जो है ये सर्वे का काम जो है इनकम टैक्स का किया जा रहा है। बात करें तो जोधपुर में छोटी सी शुरुआत करने के बाद उत्कर्ष नाम बन गया था कोचिंग संस्थान में, और लगातार जो अगर बात करें तो एक बड़ा नाम जो है उत्कर्ष बन गया था। और जिस तरह से जयपुर में एक हादसा हुआ था उसके बाद चर्चा में आया था उत्कर्ष। इसके अलावा जो सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के अनुसार फिजिक्स वाला के साथ इसकी एक बड़ी डील हुई थी उत्कर्ष की। इसके बाद जो है आयकर विभाग की टीम एक्टिवेट हुई और राज्य भर के साथ देश भर में, जैसे कि प्रयागराज और इंदौर में और जोधपुर और जयपुर के सहित राजस्थान के कई और अन्य जहां पर भी उत्कर्ष के कार्यालय है वहां पर एक साथ जो है कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक बड़ा जो है इनकम टैक्स में अनियमितताओं का मामला सामने आने की उम्मीद है। और जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर जो उत्कर्ष का शुरुआती दौर में जो कार्यालय बनाया गया था, प्रधान कार्यालय वही है आज भी, और वहीं पे जो अभी जो आयकर विभाग की टीम है सर्वे कर रही है। इसके अलावा प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित मारवी रोड क्षेत्र में स्थित करीब 1 दर्जन से अधिक स्थान जोधपुर में जो है आयकर टीम की जद में है। और तमाम जो दस्तावेज है इस संस्थान के जो है आयकर विभाग की टीम ने सीज कर लिया और अब इनके आय व्यय के लेखा जोखा की जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कितनी बड़ी अनियमितता जो है। ये बताइए चंद्रशेखर, किस तरह की खलबली मची हुई है इस वक्त कोचिंग इंस्टीट्यूट में? चूंकि बच्चे भी होते हैं, उनकी भी क्लासेस होती है, क्या उन्हें बाहर निकाल दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या उन्हें अब अपने कब्जे में आईटी की टीम ने लिया? कितनी देर से ये कार्रवाई चल रही है? देखिए, जैसे कि जानकारी मिली है सुबह जो है आयकर विभाग की टीम पहुंची थी तो जितने भी कोचिंग संस्थान थे वहां पर बच्चों को सुबह जब बच्चे पहुंचने शुरू हुए तभी मना कर दिया गया था और बच्चों को जो है आज कोचिंग नहीं दी जा रही है। बात करें तो जो तमाम दस्तावेज है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, चाहे जो पेपर कागजी कार्रवाई है, तमाम जो दस्तावेज है इनकम टैक्स विभाग की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया और अब आय और व्यय के लोक जोखा की जांच होगी और पता लगाया जाएगा कि कैसी अनियमितताएं बरती गई है। अच्छा, जोधपुर में कितने इंस्टीट्यूट है इस उत्कर्ष कोचिंग के जहां पर ये आईटी की रेड पड़ी है, और क्या सिर्फ उत्कर्ष कोचिंग से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट पर ही रेड है? जी, अगर बात करें तो सिर्फ फिलहाल जो है उत्कर्ष से जुड़े जो इंस्टीट्यूट है वहां पर ही जो है कार्रवाई जारी है। और इसके अलावा बात करें तो जोधपुर में करीब 1 दर्जन से अधिक जो उत्कर्ष के संस्थान हैं, कार्यालय हैं, जहां पर जो है लगातार जो है कार्रवाई जारी है। मारवी रोड हो, प्रताप नगर क्षेत्र हो या कलपत्र क्षेत्र हो, इसके अलावा जालोरी गेट, पावटा, मांझी का हत्ता, ऐसे तमाम जगह पर जो है आयकर विभाग की टीम जो है मौजूद है और लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। उत्कर्ष एक बड़ा संस्थान है और देश भर में धीरे धीरे इसने अपना नाम कमाया। और बिल्कुल चंद्रशेखर, ये 3 राज्यों में 4 ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है, जिसमें तो राजस्थान के तो 3 अकेले ही हैं, चूंकि सीधा कनेक्शन जोधपुर से है, यहीं से शुरुआत हुई थी, उत्कर्ष बड़ा नाम यहीं से बना। जयपुर में और प्रयागराज और इंदौर में भी हो रही है। जयपुर को लेकर आपके पास क्या अपडेट है इस कार्रवाई का, इस रेड का? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि तमाम जो छोटे से लेके बड़े कार्यालय, जितने भी कार्यालय उत्कर्ष नाम से है वहां पर जो है लगातार जो है सर्वे की कार्रवाई जारी है। मैं बता देना चाहता हूँ कि उत्कर्ष न केवल कोचिंग संस्थान के माध्यम से पैसा कमाता है, बल्कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां से भी उत्कर्ष को एक बड़ी इनकम जनरेट होती है, चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, इनका भी उपयोग जो है जो अर्निंग सोर्स के रूप में किया जाता है।
और बड़ी संख्या में फॉलोअर्स है, जहां से भी एक बहुत बड़ी राशि जो है प्रतिवर्ष उत्कर्ष को जो है मिलती है। इसके अलावा एक बड़ी डील जो है दिल्ली के एक शैक्षणिक संस्थान के साथ जो है कोचिंग संस्थान के साथ होने की बात सामने आई, जो कई करोड़ों की डील, कई 100 करोड़ों की डील जो है बताई जा रही है। ये हालांकि सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के अनुसार है। और चंद्रशेखर, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, किस तरीके का इनपुट मिला था? आईटी रेड के पीछे की वजह क्या है? जाहिर तौर पर अनियमितता होती है, लेकिन किस तरह की अनियमितता थी यहाँ पर? देखिए, जैसा कि जो सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के अनुसार ये जब से ये डील की बात सामने आई है, जिस तरह से उत्कर्ष के बैनर्स में जब दूसरे संस्थान के नाम जुड़ने लगे और धीरे धीरे वो मर्ज होने लगे, तब से जो कहीं ना कहीं आयकर विभाग की निशाने पर जो है उत्कर्ष थी। और धीरे धीरे जब इनपुट को ठीक है चंद्रशेखर, नजर बनाए रखेगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। उत्कर्ष कोचिंग को लेकर बड़ी खबर आपको दे रहे थे, लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे। धौलपुर डीएसटी और बसेड़ी पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का बड़ा खुलासा किया है। एक युवती समेत 5 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हो गई है। युवती ने इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भेजकर युवक को झांसे में फंसाया था। थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि 31 को परिवादी ने प्रकरण दर्ज करवाया। इस दौरान कई बार वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत हुई। होटल से निकलने के बाद युवती ने अपने 4 साथियों को बुला लिया। आरोपियों ने 4 लाख रुपए की डिमांड रखी। नहीं देने पर दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी तक दी। पीड़ित ने अपने भाई को पूरे मामले में अवगत कराया है। भाई जब आरोपी के पास 2 लाख रुपए लेकर पहुंचा, तब आरोपियों ने पीड़ित को मुक्त किया। अगली खबर दौसा से ले रहे हैं। सड़क हादसे से जुड़ी खबर है, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सुबह सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। बस मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिल्ली जा रही थी। लाहडी का बास गांव के पास एक ट्रेलर ने बस को टक्कर मार दी। हादसे में करीब 45 श्रद्धालु चोटिल हो गए हैं। इनमें से 20 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पिलर संख्या 148 पर पहले कोहरे के कारण एक ट्रक में पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मारी। दोनों वाहनों की टक्कर होने के बाद बस भी पीछे से आ गई और वो भी ट्रेलर में पीछे से घुस गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद नांगल राजावतान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। तस्वीरें देखिए यहां पर किस तरीके से पूरा का पूरा जो आगे का हिस्सा है वो बस का क्षतिग्रस्त हो गया है। इतना बड़ा यह हादसा आज सुबह हुआ है। अपनी लाडली का बास जो नांगल में है, उसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, उसमें पिलर नंबर 198 नंबर के पास में एक्सीडेंट हुआ है। कोहरे की वजह से आगे जो ट्रक था उसमें पीछे से जो ये श्रद्धालुओं की बस आ रही थी वो उसमें भिड़ गई और लगभग 40 से 50 लोग इसमें सवार थे। 5 को रेफ़र किया गया है जयपुर, बाकी अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है यहाँ जिला अस्पताल है। वैसे ठीक है, कोई ऐसा आउट ऑफ रिस्क नहीं, मतलब आउट ऑफ डेंजर ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ज़्यादा जानलेवा जैसी चीज़ है। एक ज़रूर थोड़ा ब्लंट ट्रॉमा का केस है, उसको हमने अभी भेजा है यहाँ से प्राइमरी मैनेजमेंट करके, और बाकी 3 लोग जो हैं वो स्पाइनल इंजरी के हैं, तो हमारे यहाँ न्यूरो सर्जरी की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए उनको। और अब बात सियासत की करते हैं। श्रीगंगानगर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 जिले और 3 संभाग रद्द किए जाने पर संचालन में होने वाले खर्चे को लेकर सरकार को घेरा है। वहीं सांसद कुलदीप इंदौरा का भी बयान सामने आया। कुलदीप इंदौरा ने कहा कि सरकार नए जिलों के संचालन के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद ले सकती थी। राज्य सरकार की ओर से खर्चों का हवाला देकर नए जिलों को रद्द किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बजट मायने नहीं रखता, केंद्र की सरकार इनकी है, उनसे कह के 1000, 2000, 5000 करोड़ रुपए ले सकते थे जब स्मार्ट सिटी बना रहे हैं और अलग अलग योजनाएं ये ला रहे हैं और बजट की कोई कमी नहीं बता रहे हैं, तो फिर जिलों में कहाँ कमी आ रही थी? मेरे ख्याल से ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी आलोचना करते हैं। और अब आपको जालौर लिए चलते हैं, जहां पर साचौर नगर परिषद में पिछले 1 साल से स्थायी अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति तक नहीं हो पाई है। यही वजह है कि शहर वासियों की मूलभूत सुविधाएं और समस्याएं को लेकर किसी का ध्यान नहीं है। मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। आम सभा की बैठक नहीं हो पाने की वजह से बड़ा फैसला नहीं हो पा रहा। यही वजह है कि महत्वपूर्ण योजनाओं सहित शहर का विकास थम सा गया है, रुक सा गया है। हालांकि इस बीच तहसीलदार और अन्य नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारी को चार्ज जरूर दिया गया, लेकिन कार्य का दबाव होने की वजह से और संबंधित विभाग की जानकारी नहीं होने की वजह से
बड़े फैसले करने से अधिकारी कतराते रहे। जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। पिछले 12 महीने से नगर पालिका में बोर्ड की मीटिंग भी नहीं हो रही है। अधिशासी अधिकारी पिछले 3 साल से हर 15 दिन में बदले जा रहे हैं और जनता भी परेशान है, पार्षद भी परेशान है। जनता के हित में कोई काम नहीं हो रहा है और जो भी अधिकारी आते हैं वो 15 दिन से ज्यादा टिकते नहीं और 15 दिन के बाद में चले जाते। कभी रानीवाड़ा वालों को चार्ज दिया, अभी तो 12 महीने हो गए हैं, हर 15 दिन में तहसीलदार साहब को चार्ज दिया जाता है और दूसरा कोई अधिकारी टिकता नहीं। हमारा सरकार से भी अनुरोध है ताकि सांचौर की जनता के हित में कोई काम हो सके। सांचौर नगर परिषद में लंबे समय से आयुक्त का पद खाली चल रहा है, जिससे विकास के काम ठप हो रहे हैं। काफ़ी दिनों से बीच में कई बार आयुक्त का जो पद है वो भरा गया, लेकिन उन्हें वित्तीय शक्तियाँ नहीं मिली और इसके कारण जो डेवलपमेंट के सारे काम हैं। अगली खबर ले रहे हैं चुरू से। यहाँ पर सादुलपुर राजगढ़ तहसील के गांव गुलपुरा एवं राधा बड़ी की खोड़ी में खेतों में सुबह पैंथर या फिर अन्य हिंसक जंगली जानवर के जो बड़े पतचिन्ह हैं उसके मिलने के बाद लोग खौफजदा देखने को मिले। ग्रामीणों ने वन विभाग राजगढ़ को जानकारी दी। राजगढ़ वन विभाग की टीम पहुंची, मौके का निरीक्षण किया गया। पतचिन्ह देखकर ऐसा माना जा रहा है कि कोई हिंसक जानवर हो सकता है या फिर पैंथर हो सकता है। वन्य जानवर को पकड़ने के लिए तारानगर से पिंजरा भी मंगवा लिया गया है। कुत्ते की उसकी पेड़ नहीं है, ये हो सकता है, अनुमान लगा रहे हैं कि पैंथर की पेड़ है और हो सकता है वो इधर से चलता हुआ और कहीं क्रॉस कर गया और किसी को कोई दिखाई दे तो उसकी तुरंत सूचना वन विभाग को करें। धौलपुर करौली गंगापुर सिटी रेलवे लाइन के विकास कार्य के कारण आधा दर्जन गांव के लोग परेशान हैं, क्योंकि गांव का सालों पुराना आम रास्ता रेलवे ने बंद कर दिया है। 3 गांव के सैकड़ों लोगों ने निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक पर बैठकर 1 घंटे तक प्रदर्शन किया और रेलवे प्रशासन से रास्ता देने की मांग की। ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर चल रहे काम को बंद करा दिया। हंगामे की जानकारी मिलने पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों से समझाइश की गई, तब मामला शांत हुआ। मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे आंदोलन किया जाएगा। गांव का रास्ता 50 साल से यहाँ खुला हुआ है, जो रेलवे ने यहाँ अवरोध करके बंद कर दिया है। अब यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए परेशान हो रहे हैं, ग्रामवासी आने जाने में परेशानी आ रही है और इसकी जो हाइट ली है इतनी ऊंचाई पे है कि अब यही नहीं पता है कि इसमें अंडरपास बनेगा या पटरी को पार करके जाएंगे, कहाँ से जाएंगे। ग्रामवासियों को बहुत ही परेशानी हो रही है और रेलवे वाले और प्रशासन में अभी तक कोई इस पर ये नहीं बताया जा रहा है कि ये रास्ता बंद रहेगी या खुलेगी और कैसे, मतलब हमारी परेशानी। मेरा नाम कुलदीप, मैं गांव नाईकपुरा से हूं और आज हम यहां पे अपने रास्ता को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। 50 सालों से हमारा ये रास्ता चालू था और यहां पे हमारा आने जाने का फाटक भी था पुरानी रेलवे का, लेकिन हमें बगैर सूचित किए रेलवे वालों ने हमारा ये रास्ता और फाटक दोनों बंद कर रखे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो काफ़ी समय से हमारा जो पुराना रास्ता है वो हमें सुचारू रूप से जारी रखें, हमारे लिए खोला जाए। यहाँ से दोनों गांव के हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। यदि ये यहाँ से रास्ता हमें नहीं मिलता है तो हमारा बच्चों पर जो पढ़ाई है वो बहुत प्रभावित होगी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे और अन्य जगह स्कूल हमारे यहाँ से दूरी पर हैं। गवर्नमेंट स्कूल का हमारे यहाँ जो सुविधा दे रखी उसका हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। बाघों की अटखेलियों को लेकर प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व रणथंभौर नेशनल पार्क में करीब 2 सालों में 16 बाघों की मौत हो गई है। इनमें ज्यादातर बाघों की मौत टेरिटोरियल फाइट की वजह से हुई है। रणथंभौर में लगातार हो रही बाघों की मौत से जहां वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं वन्यजीव प्रेमियों के लिए ये दुख का विषय है। कहने को तो रणथंभौर में लगातार बाघों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार बाघों की मौत को लेकर रणथंभौर सुर्खियों में बना है। रणथंभौर में जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 के दौरान 16 बाघ, बाघिन और शावकों की मौत हो चुकी है। टाइगर की मौत की बात करते हैं, उसके साथ टाइगर जितना जन्म लिया उसका भी बात करना चाहिए, क्योंकि एक प्रक्रिया है प्रकृति में। अब पिछले 1 साल में 16 बाघ जन्म लिए है रणथंभौर में और मौत हुआ जिस टाइगर से वो अलग अलग उम्र के होते हैं। कुछ बहुत बुढ़े होकर मरे हैं
कुछ ये टेरिटोरियल फाइट की वजह से हुआ है। लगभग 50-50% है नर और मादा का। एज एन एवरेज अगर हेल्दी पॉपुलेशन किसी इलाके में टाइगर्स की चाहिए तो उसमें 1 मेल और 3 फीमेल्स का रेशियो होना चाहिए, तब तो एक हेल्दी पॉपुलेशन आगे डेवलप हो सकती है। लेकिन चूंकि कब्स ज़्यादा मेल्स हुए हैं तो मेल्स ज़्यादा बढ़ गए, फीमेल्स कम रह गई। नवलगढ़ के चिराना गांव में पहाड़ी की तलहटी में सड़क किनारे स्थित एक पानी की टंकी पर लेपर्ड का बच्चा पानी पीते नजर आया है। इससे पहले मंगलवार शाम को एक मादा लेपर्ड और उसके 2 बच्चे एक साथ नजर आए थे। जानकारी के मुताबिक गांव के संस्कृत कॉलेज से गोलग्यारा की तरफ जाने वाले रास्ते पर लेपर्ड का बच्चा पानी पीते नजर आया। इसके बाद कुछ ग्रामीण पहुंचे तो आरवाड़ी के नाले के पास लेपर्ड का बच्चा पानी की होद में पानी पीता हुआ नजर आया था। ग्रामीणों ने लेपर्ड के बच्चे को भगाया तो वो पहाड़ियों में जंगली झाड़ियों में छिप गया। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी। बताया कि करीब 1 महीने पहले क्षेत्र के जहाज में लेपर्ड दिखाई दिया था। उसको रेस्क्यू करने के लिए टीम जयपुर से बुराई तक गई थी, लेकिन लेपर्ड वापस जंगल में भाग निकला, जिसको रेस्क्यू नहीं किया जा सका। मारा पैंथर और शावकों के मूवमेंट से इलाके में डर भी है। तो ये लेपर्ड और उसका बच्चा भी नजर आया है पानी पीते हुए। नवलगढ़ से ये तस्वीर सामने आई है। टंकी पर लेपर्ड का बच्चा पानी पीते हुए जब नजर आया तो लोगों ने अपने कैमरे में से कैद कर दिया। 31 दिसंबर को भी मादा लेपर्ड नजर आई थी। वहीं खबर दौसा से है। यहां पर भी बाघ का डर लगातार बना हुआ है। पीपलखेड़ा गांव में टाइगर के पग मार्क नजर आए हैं। इसके बाद आज फिर टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सरिस्का, रणथंभौर, जयपुर की टीम लगातार कल से कोशिशें कर रही है, लेकिन अब तक ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सका है। बाघ को पकड़ने के लिए 3 टीमें एक्सपर्ट की जयपुर से, सरिस्का से, रणथंभौर से बुलाई गई हैं। ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। लगातार मूवमेंट बदल जा रहा है। पहले स्कूल के आसपास देखा गया था, अब खेतों में दिखाया गया है, अलग अब गांव में नजर आया है। और ऐसे में करीब 10 किलोमीटर का ये एरिया है जहां पर लोग खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। 3 लोगों को ये बाघ जख्मी भी कर चुका है। हालांकि लगातार एडवाइजरी गांव के लोगों को जारी की गई कि जरूरी काम होने पर भी घर से बाहर ना निकलें। में पिछले 2 दिनों से जो टाइगर है वो मूवमेंट कर रहा है, जिसके कारण करीब 1 दर्जन जो गांव हैं वो पूरी तरह भयभीत हैं। कल महूखेड़ा और निहालपुरा में लोकेशन देखी गई थी। जो टाइगर है वो इन खेतों में एक खेत से दूसरे खेत में भागता हुआ नजर आया था। अब वन विभाग की टीम ने पूरा यहाँ पर डेरा डाल रखा है। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि सड़क के आगे वो जो गाड़ियां दिखाई दे रही है वो वन विभाग की टीम की गाड़ियां हैं, वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। आज सुबह करीरिया गाँव की लोकेशन मिली तो वहां वन विभाग की टीम पहुंची कि टाइगर की साइटिंग हुई है और एक जगह पे बैठे हुए हैं। तो हमने टीम बुलाई थी, सरिस्का से टीम आई थी, तो उन्होंने पहले प्रयास किया था ट्रैंकुलाइज करने की, बट वो हुआ नहीं था। देन अगेन फिर वहां से वो मूव कर गया टाइगर। तो आसपास के जो खेतों में, सरसों के खेतों में वहां बैठ गया था। देन फिर पूरा जो टीम है, अपने जयपुर से भी टीम थी, सरिस्का से भी टीम थी, हमने फिर वो सरसों के खेत में भी प्रयास किए जहाँ पे उसकी लोकेशन थी। वहाँ पे जेसीबी और हमारे जो गाड़ियाँ थे, रेस्क्यू व्हीकल्स थे, तो हमने फिर अंदर ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की, बट अगेन वहाँ पे सरसों के खेत इतने डेंस थे तो उसकी प्रॉपर जो है क्लियर व्यू और फिर वो जो शॉट लेने की पोजीशन वो थाने और मूवमेंट पे था, तो इसीलिए प्रयास तो किए थे, बट अगेन फिर वो ट्रैंकुलाइज। आज के लोग वो भयभीत हैं। रात के समय भी जो ग्रामीण है वो पूरी तरह भयभीत नजर आए थे। हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार मुनादी कर रही हैं कि वे घरों से बाहर नहीं निकले, और रात के समय तो बिल्कुल घरों से बाहर नहीं निकलेगी, इस तरह की मुनादी की गई थी। ऐसे में अब पुलिस और प्रशासन के साथ साथ वन विभाग का एक ही प्रयास है कि किसी भी तरह टाइगर की लोकेशन को ट्रेस किया जाए और उसके बाद उसे ट्रैंकुलाइज किया जाए। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। जनवरी की शुरुआत प्रचंड ठंड के साथ, एक तरफ जहां शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और गलन बढ़ रही है, साथ ही कोहरा भी मुसीबत बन गया है। सड़क से लेकर रेल की पटरियों तक कोहरे का असर देखा जा रहा है। इससे सड़क पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई है, तो ट्रेनों पर भी असर है। कई घंटों की देरी से ट्रेनें चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन कोहरे का असर है और इसके बाद न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज किए जाने की उम्मीद भी है। प्रचंड ठंड के साथ एक तरफ जहां शीतलहर के साथ गलन बढ़ी है, न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो मुसीबत बना हुआ है कोहरा।
कोहरे के चलते सड़क यातायात प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों में कोहरे का असर देखा जा रहा है और इसके साथ गलन महसूस की जा रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। फिलहाल कोटा के ग्रामीण इलाके की तस्वीर देखिए, एनएच की ये तस्वीर है जहां पर आप कोहरे का जो असर है वो फिलहाल इन तस्वीरों के साथ में देख सकते हैं। वक्त करीब करीब 11 बजे का हो गया है, लेकिन एक जैसा ही मौसम बना हुआ है, जैसा सुबह वैसा दिन को और वैसा ही शाम को। देख सकते हैं आप जो सड़क पर व्हीकल्स आ रहे हैं उनकी हेडलाइट जली हुई है, साथ में थमी हुई है रफ्तार, यानी रफ्तार पर असर होने के साथ में सड़क पर यातायात भी यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। ट्रेन यातायात की बात करें तो ट्रेन यातायात पर भी जो असर है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली की तरफ से आने वाली कई ट्रेनें जो है वो कई घंटे की देरी से चल रही हैं। कोहरे के चलते जो है वो ट्रेनों की रफ्तार भी यहाँ पर प्रभावित हो रही है और सड़क यातायात पर भी असर कोहरे के चलते है, क्योंकि वाहनों की रफ्तार कोहरे के चलते फिलहाल थमी हुई है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो अगले 2 दिन तक कोहरे का जो असर है वो रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी, गलन जिसके साथ में और बढ़ेगी और ठंड का एहसास जो है वो और बढ़ने वाला है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। खबर स्वर्ण नगरी यानी कि जैसलमेर से है। यहां पर देशी विदेशी पर्यटकों की बूम देखने को मिल रही है। नववर्ष के वेलकम करने के बाद भी जैसलमेर के पर्यटन स्थलों को निहारने हजारों की तादाद में देशी विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। जैसलमेर का गोल्डन फोर्ट, गड़ीसर लेक, पटवा हवेली, जैन मंदिर सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर विदेशी पर्यटकों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। अजमेर आपको ले चलते हैं, जहां ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना 813वें उर्स की शुरुआत बुधवार रात रजब का चांद दिखने के साथ ही विधिवत शुरू हो गई। चांद देखने के बाद महफिल खाने में उर्स की पहली महफिल में सूफियाना कलाम पेश किया गया। इसके साथ ही धार्मिक रस्में शुरू हुई। महफिल खाने में दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन द्वारा मजार शरीफ पर गुस्ल पेश कर धार्मिक रस्मों की शुरुआत कर दी गई। अब मेले में 6 दिन तक जन्नती दरवाजा खुला रहेगा। पुलिस और प्रशासनिक रूप से भी निगरानी को तेज कर दिया गया है। अलग अलग देश प्रदेश के नेताओं और जन प्रतिनिधियों के साथ ही पाकिस्तान की ओर से भी चादर पेश की जाएगी। बिसाऊ कस्बे में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी और नवलगढ़ में एटीएम मशीनों में पट्टी लगाकर ठगी के आरोपियों के पकड़वाने में अहम भूमिका निभाने वाले चौकीदार और गार्डों को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। झुंझुनू एसपी शरद चौधरी ने 5 को विशेष सम्मान से सम्मानित भी किया। एसपी ने बताया कि बिसाऊ में चौकीदार नासिर खान की सतर्कता से ही चोर गिरोह को पकड़ा जा सका था। इस मामले में 3 चोर 24 घंटे में ही गिरफ्तार हुए। 2.5 लाख रुपए के आभूषण उनसे बरामद किए गए और इसी तरह से 29 दिसंबर को भी नवलगढ़ में आरोपी एटीएम मशीन में जो पट्टी लगाए थे, फिर ग्राहकों के रुपए उसमें फंसे थे और बाद में आरोपी निकालकर ले जाते हुए नजर आए थे। गार्ड राजेंद्र सिंह के गतिविधियों पर नजर रखने की